इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के इस वीडियो लेक्चर में आज हम हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन इस पर्टिकुलर टॉपिक से डील करेंगे। अपने अब तक के वीडियोस में हमने लिटरल रूल और ग्रामेटिकल रूल और स्ट्रिक्ट रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन इसे समझा। कंप्लीट विथ केस लॉज हमने गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन को डिटेल में समझा विथ लीडिंग केस लॉज। अपने प्रीवियस वीडियो में हमने गोल्डन रूल और लिटरल रूल के बीच क्या मेजर डिफरेंसेस हैं उसे भी समझा। हमने मिसचीफ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन को भी अच्छे से पढ़ा है। तो अगर आपको लिटरल रूल, गोल्डन रूल, मिसचीफ रूल इनमें से किसी को भी पढ़ना है तो आप मेरे प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। राइट, और ये रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन के ऊपर पार्ट 1 वीडियो है। राइट, so this is part 1 on rule of harmonious construction। सबसे पहले हमें समझना होगा कि harmony means what। right, the word harmony refers to creating a balance, बैलेंस क्रिएट करना या किसी चीज को इक्वल इंपॉर्टेंस देना, टू गिव इक्वल इंपॉर्टेंस। या टू गिव सेम इंपॉर्टेंस दो या दो से अधिक प्रोविजंस हैं इन अ स्टैट्यूट, या किसी एक स्टैट्यूट में दो प्रोविजंस हैं, दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर के हैं, डिस्प्यूटिंग नेचर के हैं, तो उन्हें सेम इंपॉर्टेंस देना ताकि जो पर्पस है उस पर्टिकुलर इनैक्टमेंट का वो फुलफिल हो सके। या हम कह सकते हैं टू व्यू equally if there are two or more conflicting provisions in a statute। right, तो बेसिकली बैलेंस क्रिएट करना, इक्वल इंपॉर्टेंस देना, इक्वली ट्रीट करना, ये होता है हार्मनी। तो रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन मीन्स ब्रिंगिंग बैलेंस और हार्मोनाइजिंग द कॉन्फ्लिक्टिंग प्रोविजंस यूज्ड इन अ स्टैट्यूट। इट इज नोन एज हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। राइट, harmonious construction comes when there may be different laws or provisions that could apply to a particular situation। तो बेसिकली हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन को हम तभी अप्लाई करते हैं जब डिफरेंट लॉज हो, डिफरेंट प्रोविजंस हो, लेकिन वो डिफरेंट लॉज, डिफरेंट प्रोविजंस किसी सेम सिचुएशन में अप्लाई होते हो, या when two or more provisions of same statute, किसी एक स्टैट्यूट में दो या दो से अधिक प्रोविजंस हैं, लेकिन
वो दोनों प्रोविजंस एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, रिपग्नेंट हैं, डिस्प्यूटिंग नेचर के हैं, then the court will try to construe the provisions in such a manner if possible as to give effect to both by harmonizing conflicting provisions. तो अगर किसी एक स्टैट्यूट में दो या दो से अधिक प्रोविजंस हैं, लेकिन वो दोनों प्रोविजंस कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर के हैं, डिस्प्यूटिंग नेचर के हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तब बेसिकली कोर्ट्स क्या करती हैं, उन डिस्प्यूटिंग प्रोविजंस, उन कॉन्फ्लिक्टिंग प्रोविजंस के बीच इस तरह से कंस्ट्रक्शन करती हैं, इस तरह से इंटरप्रिटेशन किया जाता है कि दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग प्रोविजंस को सेम इंपॉर्टेंस दिया जाए, हम किसी एक को ज्यादा इंपॉर्टेंस या दूसरे को कम इंपॉर्टेंस ना दें और दोनों के बीच एक बैलेंस क्रिएट करें, टू हार्मोनाइज both the provisions in order to create a balance between those two provisions so that the object of statute must not get defeated, right? और हमें किसी एक प्रोविजन को अगर दूसरे प्रोविजन में जनरल रूल है तो जो दूसरा प्रोविजन है वो उसके एक्सेप्शन में आ जाए, वी हैव टू कॉन्स्ट्रू इन सच अ मैनर, राइट? तो ये है हमारा रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, इसमें जो कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर के प्रोविजंस होते हैं एक स्टैट्यूट में, हम उन्हें सेम इंपॉर्टेंस देते हुए दोनों के बीच बैलेंस क्रिएट करने का काम करते हैं, ताकि जो ऑब्जेक्ट है उस पर्टिकुलर स्टैट्यूट का वो किसी मैनर में डिफीट ना हो जाए या फेल ना हो जाए। अब एक केस है हमारे पास, द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ पोर्ट ऑफ बॉम्बे, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ पोर्ट ऑफ बॉम्बे वर्सेस टारिया टूल्स लिमिटेड। इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये ऑब्जर्वेशन दिया गया कि व्हेन देयर इज कॉन्फ्लिक्ट इन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सेम एक्ट, प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन इज टू बी अडॉप्टेड। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कई बार डिफरेंट सिचुएशंस में ट्रेमेंडस टाइम सुप्रीम कोर्ट ने रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन को अडॉप्ट किया है, वॉइल इंटरप्रिटेशन। पार्ट 2 में हम लीडिंग केसेस देखेंगे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन को अडॉप्ट किया और जो कॉन्फ्लिक्टिंग प्रोविजंस थे उनके बीच एक बैलेंस क्रिएट किया, ताकि जो ओवरऑल पर्पस है स्टैट्यूट का वो किसी भी तरह से अफेक्टेड ना हो। तो इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इफ देयर इज कॉन्फ्लिक्ट इन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सेम एक्ट, किसी सेम एक्ट के डिफरेंट सेक्शंस में किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट है या डिफरेंट सेक्शंस एक दूसरे के रिपग्नेंट हैं, ऑपोजिट हैं, डिस्प्यूटिंग नेचर के हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन इज टू बी अडॉप्टेड। एक और केस है हमारे पास, इन केस ऑफ नाथू देवी वर्सेस राधा देवी। नाथू देवी वर्सेस राधा देवी। It has been observed by Supreme Court that when two provisions of same statute become applicable in a given case, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में जब किसी एक्ट के डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट प्रोविजंस, किसी एक्ट के डिफरेंट प्रोविजंस जब किसी सेम सिचुएशन में
एप्लीकेबल होते हैं तो वहां पर हमें हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन अडॉप्ट करना होता है, क्योंकि हम किसी एक प्रोविजन को इग्नोर नहीं कर सकते या उसे लेस इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते, और हमें उन दोनों के इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए बैलेंस क्रिएट करना होता है फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट एक्ट, राइट। नाउ व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन? तो अपने अब तक के डिस्कशन के बेसिस पर हम ये कह सकते हैं, इन जनरल द डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन मीन्स दैट when there arises a conflict between different statutes or between statutes in such circumstance, court tries to interpret them in a way that makes them work together. तो जब डिफरेंट स्टैट्यूट्स में, डिफरेंट लॉज में किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, या किसी एक स्टैट्यूट के डिफरेंट प्रोविजंस में किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट देखने को मिलता है, उस सिचुएशन में कोर्ट्स इस तरह के इंटरप्रिटेशन का काम करेंगे कि हमें उन सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देना है। इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग अदर स्टैट्यूट्स वॉइड, तो हम किसी दूसरे स्टैट्यूट को जो कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर का है उसे वॉइड नहीं कह सकते, उसे इनवैलिड नहीं कह सकते। The main aim of this doctrine is to give effect to all provisions while maintaining the overall purpose of the law. तो लॉ के ओवरऑल पर्पस को ध्यान में रखते हुए सभी प्रोविजंस को, या डिफरेंट एक्ट्स में जो प्रोविजंस हैं उन्हें हमें सेम इंपॉर्टेंस देना है, या किसी एक एक्ट में डिफरेंट प्रोविजंस हैं और वो कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर के हैं तो उन्हें भी हम इक्वल इंपॉर्टेंस दें, ताकि हमारा जो ओवरऑल पर्पस है उस एक्ट का वो डिफीट ना हो सके। ऑब्जेक्ट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, द एम ऑफ जुडिशरी एंड द कोर्ट शुड बी टू व्यू द लॉ एज होल। तो इंटरप्रिटेशन के समय जुडिशरी का या कोर्ट का हमेशा ये एफर्ट होना चाहिए कि हम लॉ को एज ए होल देखें, हम उसके किसी पार्ट को इग्नोर ना करें। जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि हमें फॉरेस्ट व्यू अपनाना चाहिए, ना कि ट्री व्यू अप्रोच अपनाना चाहिए। यानी हमें स्टैट्यूट के सभी टेक्स्ट, सभी वर्ड्स को ध्यान में रखना है, सभी प्रोविजंस, सभी क्लॉजेस, सभी सब सेक्शंस को ध्यान में रखना है, और हमें फॉरेस्ट व्यू अप्रोच अडॉप्ट करना है, ना कि ट्री व्यू अप्रोच अडॉप्ट करना है। The interpretation of the law should be such that it prevents the confusion or incompatibility between different sections or parts of the statute being used. और इस तरह से इंटरप्रिटेशन किया जाना चाहिए कि किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो, राइट। और जो भी डिफरेंट सेक्शंस, डिफरेंट पार्ट्स यूज किए गए हैं, हम उन सबको एक साथ पढ़ें, एक साथ लेकर चलें। Whenever a dispute arises between two or more statutes or different clauses or sections of a statute, the doctrine of harmonious construction must be followed. तो कॉन्फ्लिक्ट के केस में हमें डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहिए। और ये जो डॉक्ट्रिन है ये स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रिंसिपल पर बेस्ड है, विच इज जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा। एक्स विसर्सिबस एक्टस, राइट, यानी स्टैट्यूट मस्ट बी रीड एज होल। इसी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रिंसिपल पर हमारा ये पर्टिकुलर रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन बेस्ड है। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन का ऑब्जेक्ट क्या है कि हम एक्ट के ओवरऑल पर्पस को ध्यान में रखें और सभी प्रोविजंस को, सभी सेक्शंस को इक्वल इंपॉर्टेंस दें। हम फॉरेस्ट व्यू अप्रोच अडॉप्ट करें, ना कि ट्री व्यू अप्रोच अडॉप्ट करें।
और हम सभी स्टैट्यूट्स या स्टैट्यूट में जितने प्रोविजंस हैं उन्हें इक्वल इंपॉर्टेंस दें और उनके बीच एक बैलेंस क्रिएट करें ताकि लेजिस्लेचर का इंटेंशन और उस एक्ट का पर्पस किसी भी तरह से डिफीट ना हो जाए, राइट। तो दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑन रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। अपने सेकेंड क्लास में हम इसके इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे और हम कुछ मेन प्रिंसिपल्स जो इस रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन में दिया गया इन कमीशन ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस मेसर्स हिंदुस्तान बल्क करियर्स, तो इस केस को भी पढ़ेंगे जिसमें 5 मेन प्रिंसिपल्स दिया गया और ये लैंडमार्क केस है जो कि रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन में 5 प्रिंसिपल्स हमें फॉलो करना है उसके बारे में बात करता है, राइट। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के इस लेक्चर सीरीज में अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन को डिटेल में समझा। हमने हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन के कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा। हमने इस पर्टिकुलर रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन के ऑब्जेक्ट, इसके स्कोप को जाना और हमने कुछ केस लॉज भी देखा। दिस वीडियो इज पार्ट 2 ऑन रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन और अपने उसी टॉपिक पर डिस्कशन को फर्दर एक्सटेंड करते हुए आज हम कुछ लीडिंग केस लॉज देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स देखेंगे जिन पर यह रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन काम करता है। व्हाट इज रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन? अगर आप इसे बेसिक से समझना चाहते हो तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को रेफर कर सकते हो। आज हम इसके मेजर प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे और हम कुछ लीडिंग केस लॉज देखेंगे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन को फॉलो किया है। देयर आर ट्रेमेंडस केसेस जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन को फॉलो किया है और डिफरेंट लॉज या डिफरेंट स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो डिफरेंसेस है, उसे मिनिमाइज किया है, राइट। क्योंकि हमने ये जाना कि रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन अपने आप में यही कहता है कि अगर डिफरेंट लॉज हैं, डिफरेंट स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं जो किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में एप्लीकेबल है, तो हमें इस तरह से कॉन्स्ट्रू करना है, हमें इस तरह से कंस्ट्रक्शन करना है कि हम दोनों को इंपॉर्टेंस दे सके और उनके बीच एक हार्मनी क्रिएट करें ताकि जो ओवरऑल पर्पस है वो फुलफिल हो सके। और हमें इस तरह से इंटरप्रिटेशन करना है कि दोनों स्टैट्यूटरी प्रोविजंस जो कि डिस्प्यूटिंग नेचर के हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री तरीके से एक्ट करें, यानी एक दूसरे के पूरक की तरह आए। हमें किसी एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए दूसरे को कम इंपॉर्टेंस नहीं देना है, राइट। तो बेसिकली रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन किन प्रिंसिपल्स पर काम करता है आइए समझते हैं। दिस इज पार्ट 2 ऑन रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। अगर आप इस वीडियो में नए हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मेरे उस वीडियो को पहले जरूर देखो, तभी ये जो लेक्चर है ये आपको अच्छे से समझ में आएगा, राइट। तो एक केस है जिसमें कुछ प्रिंसिपल्स हाईलाइट किया गया रिगार्डिंग यूजिंग ऑफ रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन।
जो केस है वो है कमीशन ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस मैसेस हिंदुस्तान बल्क करियर्स। कमीशन ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस मैसेस हिंदुस्तान बल्क करियर्स। It is a landmark case where Supreme Court laid down 5 main principles। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 5 मेन प्रिंसिपल्स बताया। The first principle is the court should try and avoid a conflict of seemingly disputing provisions and efforts must be made to construe the disputing provisions so as to harmonize them। तो इसमें बेसिकली फर्स्ट प्रिंसिपल के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कोर्ट्स हैं, क्योंकि कोर्ट्स ही इंटरप्रिटेशन का काम करती हैं, तो कोर्ट्स को हमेशा ये एफर्ट्स लगाना चाहिए कि जो डिफरेंट लॉज हैं, डिफरेंट स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं, अगर उनमें कॉन्फ्लिक्ट है तो हम उस इंटरप्रिटेशन का यूज करें, इस तरह से हम इंटरप्रिटेशन करें कि उस कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड किया जा सके। अगेन हमें यहां इस तरह से चीजों को बैलेंस करना है कि दोनों डिस्प्यूटिंग स्टैट्यूटरी प्रोविजंस को हम सेम इंपॉर्टेंस दें, इक्वल इंपॉर्टेंस दें और उनके बीच बैलेंस क्रिएट करें, हम उन्हें हार्मोनाइज कर सके। दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल which the courts must bear while interpreting through rule of harmonious construction, right? दूसरा क्या है? The provision of one section cannot be used to overthrow the provision covered in another section। तो हमें इस तरह से इंटरप्रिटेशन करना है कि हम दोनों को सेम इंपॉर्टेंस दें, इक्वल इंपॉर्टेंस दें। अब ऐसा नहीं है कि हम किसी एक प्रोविजन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दें और दूसरे को हम लेस इंपॉर्टेंस बताते हुए उसे ओवरथ्रो कर दें, उसे इग्नोर कर दें। In other words, the court underlined that one section of law should not be used to override or suppress the other section unless it is impossible to adjust their differences, right? तो हमें इस तरह से इंटरप्रिटेशन करना है कि हम दोनों को साथ में लेकर के चलें और हमें किसी एक प्रोविजन को ओवरथ्रो नहीं करना है। हमें ये ध्यान में रखना है कि वन स्टैट्यूटरी प्रोविजंस मस्ट नॉट ओवरराइड द अदर प्रोविजन, राइट? तीसरा प्रिंसिपल क्या है? In the situation when the court finds it impossible to entirely adjust the differences in inconsistent provisions, the court must interpret them such that effect is given to both provisions as far as possible। Suppose कि एक सिचुएशन अराइज होता है जिसमें दोनों डिस्प्यूटिंग स्टैट्यूटरी प्रोविजंस में जो डिफरेंसेस हैं उसे मिनिमाइज नहीं किया जा सकता, उनके बीच के डिफरेंसेस को एडजस्ट नहीं किया जा सकता है, तो कोर्ट हमेशा ये एफर्ट्स लगाएंगी कि हमें उस तरीके को खोजना है जिससे दोनों को हम क्या दें? इफेक्ट दें, दोनों के एप्लीकेबिलिटी को हम इफेक्ट दें, राइट? फोर्थ वन इज court must also take into account that the interpretation that makes one provision useless is against the essence of harmonious case। तो ऐसा इंटरप्रिटेशन जो दूसरे स्टैट्यूटरी प्रोविजन को यूजलेस बताता हो वो रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन के इसेंस के अगेंस्ट है। लास्ट वन इज फाइनली हार्मोनाइजिंग टू कॉन्ट्राडिक्टिंग प्रोविजंस means not to destroy any statutory provisions or to render it ineffective, but rather preserving and respecting all provisions to maintain their legal significance।
और एट द एंड कहता है कि हार्मोनाइजिंग का मतलब ये नहीं है कि अगर दो कॉन्ट्राडिक्टिंग प्रोविजंस हैं, दो कॉन्ट्राडिक्टिंग लॉज हैं, तो हम एक को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दें या उसे इनइफेक्टिव कर दें। रादर हमें सभी प्रोविजंस को इंपॉर्टेंस देना है और उन्हें इफेक्ट में लाना है। तो बेसिकली these were the 5 principles which were laid down by Supreme Court in Commission of Income Tax versus Messrs Hindustan Bulk Couriers। और अगर कोर्ट्स रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का यूज करते हुए इंटरप्रिटेशन का काम कर रही हैं, तो उन्हें इन 5 प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना है और इंटरप्रिटेशन इन्हीं 5 प्रिंसिपल्स के आधार पर करना है। नाउ अब हम बात करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। शंकरी प्रसाद सिंह देव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये एक लीडिंग केस है जिसमें रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन को यूज किया गया। इस केस में क्या था? तो बेसिकली देयर वाज दिस अग्रीमेंट बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज, और इनके इंपॉर्टेंस को लेकर के, इनके एप्लीकेबिलिटी को लेकर के, इनके स्कोप को लेकर के क्वेश्चन था, डिस्प्यूट था कि हम किन्हें ज्यादा इंपॉर्टेंस दें, किन्हें कम इंपॉर्टेंस दें। राइट। तो इस केस में बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है ये बेसिकली कंसर्न है विथ क्रिएशन ऑफ 3 ग्रेट ऑर्गन्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गवर्नमेंटल पावर्स अमंग्स देम, जो कि हमने डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर में पढ़ा था। और ये जो 3 इंपॉर्टेंट गवर्नमेंटल ऑर्गन्स हैं वो हैं जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव। एपेक्स कोर्ट ने शंकरी प्रसाद सिंह देव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन को अडॉप्ट किया। This case was related with disagreement between fundamental rights and DPSPs. Right. तो एपेक्स कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन को यूज किया और कहा कि फंडामेंटल राइट्स आर ग्रांटेड अगेंस्ट द स्टेट एंड दे मे बी रिवोक्ड ओनली अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स बेसिकली वो मूलभूत अधिकार हैं जो स्टेट के अगेंस्ट पीपल को मिला हुआ है और इसे कैंसिल किया जा सकता है केवल किसी सर्टेन सिचुएशन में ही। और चूंकि लेजिस्लेचर का काम लॉ बनाना है तो लेजिस्लेचर फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट कर सकता है, बट उसे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है और इस तरह से मॉडिफिकेशन करना है फंडामेंटल राइट्स में जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के तहत हो, अगेंस्ट में ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों के इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन किया और दोनों को प्रेफरेंस दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि एक तरफ जहां फंडामेंटल राइट्स इंडिविजुअल लिबर्टी, इक्वालिटी एंड जस्टिस को प्रमोट करता है, वहीं डीपीएसपी कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट को प्रमोट करता है। तो दोनों का अपना इंपॉर्टेंस है, दोनों का अपना सिग्निफिकेंस है। राइट। एक तरफ जहां फंडामेंटल राइट्स
ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में बात करता है ऑफ द पीपल ऑफ अ कंट्री। वहीं डीपीएसपी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में बात करता है ताकि लोगों का वेलफेयर हो सके, और जब तक रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा अमंग द पीपल तब तक उनका डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। तो दोनों का क्या है, अपना इंपॉर्टेंस है, और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में दोनों को प्रेफरेंस दिया और कहा कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी दोनों क्या है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और इन्हें एक साथ लेकर के चलना है। सुप्रीम कोर्ट फर्दर हेल्ड दैट फंडामेंटल राइट्स एनफोर्स लिमिटेशन ओवर बोथ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव पावर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स जो कि हमें हमारा संविधान देता है, ये लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के आर्बिट्रेरी एक्शंस के अगेंस्ट है और एक लिमिटेशन लगाने का काम करता है अगेंस्ट लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, ताकि मिस यूज ऑफ पावर ना हो सके, उनके बीच आर्बिट्रेरीनेस ना आ जाए। और आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है, कुछ फंडामेंटल राइट्स को छोड़ करके, और पार्लियामेंट इनमें अमेंडमेंट कर सकता है अगेन विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और इन कॉन्फॉर्मिटी विद डीपीएसपी, डीपीएसपी को ध्यान में रखते हुए और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए, राइट। तो इस केस के माध्यम से बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को इंपॉर्टेंस दिया और इनके बीच इनके इंपॉर्टेंस को लेकर के जो डिस्प्यूट था उसे हार्मोनाइज करने का काम किया। एक केस ये है शंकरी प्रसाद सिंह देव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया।